नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 13 गद्य खंड में लक्ष्मी नारायण रंगा जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो लिखित पाठ है सागरमल गोपा जी के ऊपर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से निरंकुश सामंतशाही के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और अंत में इस जो क्रांति का उन्होंने प्रयास किया था उसके लिए उस अत्याचारी शासन ने उन्हें किस प्रकार से कठिन यातनाएं देकर मार डाला, उसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले सर्वप्रथम हम लक्ष्मी नारायण रंगा जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण रंगा जीवन परिचय। इनका जन्म है 1934 में हुआ है, बीकानेर के अंदर। ठीक है। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी, आपको याद रखना है, 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ और आपने बीकानेर के ही डूंगर कॉलेज से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, अर्थात उन्होंने एमए की शिक्षा है वो बीकानेर के डूंगर कॉलेज से की है एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में भी वो कार्यरत रहे, भाषा अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था। लक्ष्मी नारायण रंगा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे और बचपन से ही उनको नाटक लिखने का शौक था। अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई कि उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, निर्देशन संबंधी कार्य भी उन्होंने किया है और अभिनय, स्वयं भी अभिनय वगैरह करके उन्होंने इसमें अपनी भागीदारी है वो निभाई है। रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार और साहित्य सृजन करते रहे। रंगा जी की एक उपलब्धि है कि इन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में लेखन किया है, साहित्य सृजन है उन्होंने किया है। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, ये आपको याद रखना है कि इनके नाटक की विशेषता क्या है, ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक। समसामयिक यानी उस समय की गतिविधियों के अनुरूप, उस समय की व्यवस्था के अनुरूप, और सामाजिक यानी समाज में जो उन्होंने देखा है, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित। ठीक है। विषयों को आधार बनाकर उन्होंने नाटक लिखे। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनको सन 1906 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिदम नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1906 में राजस्थानी भाषा में रचित कौन सा नाटक है, पूर्णमिदम, रंगमंचीय नाटक है, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब हम इनकी रचनाओं को देखेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाओं में एकांकी और नाटक में टूटी नालंदाएं, रक्तबीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना। इनके कहानी संग्रह भी है। कहानी संग्रह में दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कविता संग्रह भी उन्होंने लिखा है, हरिया सुवटिया है, सावन और फागण, सावन फागण, और तीसरा है आँख ई समझे। ठीक है। फिर बाल कहानियों में टमर कटू जो कि राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा लघु कथा भी है। लघु कथा में जो नाम आता है उसका है नाम घाव करे गंभीर। तो ये है लक्ष्मी नारायण रंगा जी का जीवन परिचय। अब हम पाठ परिचय को समझेंगे कि जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। देखिए, जो है पाठ है वो काफ़ी अच्छा पाठ है और इतिहास से संबंधित जो वास्तविक तथ्य है वो इसमें लिया गया है। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि, आपको याद रखना है कौन है प्रेरणा स्रोत, वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की
स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी यानी एक तरह से मनमाना शासन, ठीक है, अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, लोगों की का शोषण करने वाला, एवं निरंकुश सामंतशाही, सामंतशाही यानी वही राजा महाराजाओं का युग है जिसमें निरंकुश यानी अपनी मन मर्जी से जनता के ऊपर अत्याचार करना और जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई बंधन नहीं, के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। अमानवीय यातनाएं यानी बहुत बुरी तरह से उनको कष्ट है, दारुण तकलीफें उनको दी गई, दारुण यातनाएं उन्हें दी गई। अमानवीय पशु के समान उनको मारा पीटा गया। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफ़ीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। उसके लिए उन्हें कहा गया कि वो एक माफ़ीनामा है, उसे लिखकर उसके ऊपर माफ़ीनामा पर हस्ताक्षर करें कि उन्होंने उन शासन व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारी शासन और अत्याचारी निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध उन्होंने अपना क्रांति का बिगुल बजाया था और इस हेतु इन्होंने जो है उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ की व्यवस्था के बारे में लिखा था। और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो उसमें उन्होंने यहाँ का जो सारा कुछ था व्यवस्था उसको खुलकर सामने लाया था, जिससे यहाँ की इस व्यवस्था की बदनामी हो गई थी, जिसके कारण वहाँ का महारावल है वो इनसे नाराज था और उन्होंने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। और उन्हें ये कहा था सागरमल गोपा को कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो लेकिन सागरमल गोपा ने दस्तखत करने से मना कर दिया। दस्तखत यानी हस्ताक्षर। अतः अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946, आपका सिंगल 1 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि उन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। कि जब ये वो दौर है जब देश आज़ादी के संघर्ष से गुजर रहा था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो जहाँ पर उन्हें अंत में जिंदा जलाकर जेल के अंदर मार दिया गया, लेकिन उसके बाद पूरी जनता एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम जो क्रांतिकारी इसमें शामिल थे, जो लड़ रहे थे, उन्हें इनके बलिदान से उन्हें मजबूती मिली, ताकत मिली और जोर शोर से उन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। जो इस एकांकी को हम पढ़ेंगे उस एकांकी का नाम है अमर शहीद। आपकी इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। ओजपूर्ण यानी वीरता को जगाने वाली, ओजस्विता को लाने वाली, तो हमारा ध्यान है वो आकर्षित करती है। तो अभी हम पढ़ते हैं जो पहले हम पात्र परिचय समझेंगे कि पात्र कौन कौन से। देखिए, पहला पात्र है सागरमल गोपा, जो कि 46 वर्षीय है, स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है और हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई है, पाँव में दोहरी बेड़ियाँ, यानी दोनों पाँव में जो है लोहे की बेड़ियाँ हैं, डबल जिसे कहते हैं, दोहरी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। दूसरा पात्र है गुमान सिंह रावलोत है, पुलिस अधीक्षक है। तीसरा है जेलर कर्णीदान है, जैसलमेर जेल का जो इंचार्ज है वो। फिर है बीरबल मुनका सोहिल, अहमद कलर, ये दोनों सिपाही है और भी अन्य व्यक्तित्व, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पाठ शुरू कर रहे हैं उसमें जो है 3 अप्रैल 1946 का समय है, दोपहर का समय है। नाटक जो जिस तरह से शुरू हो रहा है उसको हम समझेंगे कि पर्दा उठने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है, यानी जेल का दृश्य दिखाया जा रहा है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है, उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है और पाँवों में भारी बेड़ियाँ, यानी पूरी तरह से उसे एक बंदी की अवस्था में सागरमल गोपा बैठा हुआ है और बेड़ियों के कारण उसके पाँवों में घाव पड़ गए हैं और उनसे खून बह रहा है। उसे लगातार लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया है, जिसके कारण उसके पाँव में घाव पड़ गए हैं, यानी रक्त बह रहा है।
सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचेले हैं, यानी काफ़ी समय से वो जेल में है और उसके कपड़े भी मैले हो चुके हैं। बेंतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। बेंतों से, बेंत यानी लकड़ी, डंडा, डंडे से उन्हें लगातार पीटा गया है जिसके कारण जगह जगह से उनके कपड़े भी फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पे गहरी वेदना के चिन्ह है। वेदना अर्थात दुख। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख है उसके मुंह से निकल जाती है और वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़ा हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए किसी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। देखिए दृश्य बताया गया है कि किस प्रकार सागरमल गोपा के कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, उसे बेड़ियों में जकड़ा गया है और उसके कपड़े हैं वो मैले कुचेले और फट चुके हैं जगह जगह से, और उसे इतना मारा पीटा गया है और साथ ही साथ जो उसके अंग है हर जगह जहाँ घाव लगे हुए हैं वहाँ पे उसकी मिर्ची डाल दी गई है, जिसके कारण वो जब भी हिलता डुलता है तो उसकी जलन है वो तेज हो जाती है और वो जोर से उसके अंदर से वो दर्द या चीख है उसकी निकल जाती है। बरबस यानी अचानक से निकल जाती है। और दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत है जो कि कौन है, पुलिस अधीक्षक है। उसे सागरमल गोपा को दर्द में देखकर काफ़ी खुशी होती है या उसे अच्छा लगता है। खूनी भेड़िए सी नज़र और मुस्कान लिए नजर आता है, अर्थात उसे जो सागरमल गोपा को दर्द में देखकर उसे खुशी मिल रही है, उसका मन है वो प्रसन्नता से भरा हुआ है। ठीक है, अब हम पात्रों को देखते हैं। सागर चीख कर, नहीं नहीं नहीं, ये पीड़ा, ये अपमान, ये आग अब सही नहीं जाती। गुमान हंसकर, नहीं सही जाती तो महारावल जवार सिंह से माफ़ी मांग लो। यानी उसे ये कह रहा है कि जो जैसलमेर के महारावल यानी महाराज हैं उनसे माफ़ी मांग लो। सागर, माफ़ी किस बात की? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? गुमान, सागर अगर एक अपराध हो तो बताओ। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। राजद्रोह यानी अपने राजा के खिलाफ द्रोह करना, विद्रोह करना। ठीक है, तो तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी, यानी हमारे जैसलमेर की इज्जत है वो खराब कर दी है, क्योंकि जैसलमेर की स्थिति के बारे में सागरमल गोपा ने अपनी पुस्तक जो है जैसलमेर का गुंडा राज और दूसरा है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, उन दोनों पुस्तकों के माध्यम से जैसलमेर की व्यवस्था का उसने जो है बाहर राष्ट्रीय नेताओं को इससे अवगत करवाया था और पत्र लिखकर भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया था, जिसके कारण महारावल की बदनामी हो रही थी। और इसके कारण वहीं गुमान सिंह उससे कह रहा है कि राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी, यानी वो कह रहा है कि मैंने राजद्रोह नहीं किया बल्कि मैंने राष्ट्र प्रेम किया है। गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में मैंने क्या किया है? नाक ऊंची करवा दी है। गुमान सिंह उसे कहता है कि लानत है तेरी ऐसी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा लेता, कि ये तो महारावल है जिन्होंने तुम्हें जेल में ही डाल रखा, अगर मैं होता तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। नुचवा देना यानी किसी जानवरों के आगे तुझे डालते, बोटी बोटी यानी तेरे जो है जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा या तेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके मैं जानवरों से नुचवा देता। सागर, पर क्यों? गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। अन्नदाता यानी राजा, ठीक है, अन्नदाता अन्न को देने वाला, अन्नदाता के साथ तुमने गद्दारी की है। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये आपको पुस्तकें याद रखनी है, एक नंबर के प्रश्न हैं आपके कि सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी थी? तो एक तो है जैसलमेर का गुंडा शासन, ठीक है, और दूसरा है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पुस्तकें लिखी या किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा।
इस राज्य को जंगल का राज्य कहा कि तुमने जैसलमेर की बुराई लिखी है इन पुस्तकों में, जिसमें महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक यानी यहाँ की व्यवस्था खराब है और जंगल राज्य यहाँ पर तुमने कहा। सागर, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? गुमान, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार, यह मुहावरा भी है कि जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि तुमने नमक हराम, यहाँ पे भी वही है गद्दारी, ठीक है। तो एक तरह से ऐसी पीढ़ियों से तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया, यानी तुम बरसों से इसी राज्य में रह रहे हो और यहीं से तुम्हें अन्नदाता से भोजन पानी मिलता रहा और उसी के खिलाफ तुमने गद्दारी कैसे कर दी, यानी राजद्रोह कैसे किया। सागर गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो और जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते। अंधा कानून यानी जहाँ की व्यवस्था सही नहीं हो, तो ये भी एक तरह से मुहावरा ही है। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया है, ये आपको याद रखना है। अंधा कानून, नमक हराम, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। तो मैंने जो भी किया है वो जनता के हित में किया है। सागरमल को अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं है। गुमान, गुस्से में, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? ताजिया यानी हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, जहाँ ताजिए होते हैं मुहर्रम के समय, क्या तुमने नहीं करवाया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया? ये उस समय का घटनाक्रम है जो वहाँ पे हुआ होगा। क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं करवाई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले का तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की जैसलमेर पर? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? नजराना एक तरह का भेंट या उपहार जो समय समय पर महाराजा को दी जाती थी उस समय की कानून व्यवस्था के तहत, यानी एक तरह का उपहार या नजराना, कुछ पैसे हैं या जो भी है वो दिया जाता था। क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल तुम लोगों ने ये सब नहीं किया या नहीं? यानी जैसे सागरमल गोपा को कौन कह रहा है? गुमान सिंह ये सब बातें कह रहा है। अब सागरमल क्या जवाब देता है, देखो। किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सागरमल गोपा कह रहा है कि मैंने ये सब किया है और मैं आगे भी करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय यानी लक्ष्य है जैसलमेर की प्रजा को जागृत करना, कि मैं इस ऐसी अंधी व्यवस्था के खिलाफ मैं जनता को जागृत करना चाहता हूं कि वो इस अत्याचारों को खिलाफ खड़ी हो जाए और इस व्यवस्था को नष्ट करें। तो इसके लिए वो कहता है कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगा देना चाहता हूं। गुमान सिंह गुस्से में, और तेरे जैसे पीवड़े सपोलियों को मैं पांवों से कुचल देना चाहता हूँ। पीवड़ा सपोलिया, देखिए ये भी एक नंबर का प्रश्न आपका आता है। पीवड़ा सपोलिया जो कि जैसलमेर में या मरुभूमि के अंदर एक सांप पाया जाता है जो कि आकार में छोटा होता है लेकिन बहुत ही जहरीला होता है। ये पीवड़ा सपोलिया यानी जिसके खाने पर इंसान की मृत्यु हो जाती, जिसके डसने पर इंसान की मृत्यु हो जाती, तो ये काफ़ी जहरीला सर्प होता है जो कि मरुस्थलीय भूमि में पाया जाता है। ठीक है, तो गुमान सिंह उससे कहता है कि मैं तेरे जैसे पीवड़े सपोलियों को पांव से कुचल देना चाहता हूँ, अर्थात तू भी हमारे जैसलमेर की व्यवस्था के लिए क्या है, यानी महारावल के लिए तू भी एक जहरीला सांप है, इसलिए मैं तुझे मार देना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ। सागर जो जवाब देता है, गुमान सिंह तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। यहाँ डायर की बात आ रही, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और जलियांवाला हत्याकांड के समय जो अमृतसर के अंदर अनेक लोगों की सभा हो रही थी और उस दौरान जनरल डायर ने चारों तरफ से उस शांतिपूर्ण ढंग से जो सभा चल रही थी वहाँ पे चारों तरफ से अपने सिपाही बिछा दिए और फिर अचानक से आदेश दे दिया था कि उनके ऊपर गोलियां चलाने की।
तो इस गोलियां चलाने के बाद बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मारे गए थे। तो अब सागरमल गोपा है उसी बात को याद करते हुए कहता है कि तुम्हारे डायर ओ डायर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते, कि ऐसे अंग्रेज अत्याचारी जो लोग हैं, जो निरीह जनता या बेचारी जनता के ऊपर इस तरह से अत्याचार करते हैं, तो ऐसे लोग मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा कि मैं अब इसके खिलाफ है क्रांति करूँगा और मैं जो करूँगा उससे ये सारी व्यवस्था है वो हिल उठेगी। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंत व्यवस्था को शमशान बना देगी। उसे अपने ऊपर विश्वास है, किसको? सागरमल गोपा को, कि मैं जो क्रांति कर रहा हूँ और ऐसी अन्यायी या अत्याचारी पूर्ण सामंती व्यवस्था है उसे शमशान बना देगी, अर्थात उसे नष्ट कर देगी। यानी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में ये जो अंधा कानून है या ऐसी अत्याचारी व्यवस्था है उसको समाप्त कर देगी। तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी, कि तुम्हारे भी खिलाफ है जनता हो जाएगी, तुम्हारी भी मृत्यु का कारण बनेगी। मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताज के महल की तरह ढह जाएगा, कि मैं जो इसमें अपने प्राण लगा रहा हूँ और ऐसे में तुम्हारे जुर्म का, यानी जो यहाँ अत्याचारी शासन व्यवस्था चल रही है, राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा, यानी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अब यहाँ पे गुमान सिंह वापस चीखता है और बोलता है, ओह चुप कर कमीने, ये सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। अर्थात तू जो कह रहा है वो सब फालतू की बातें हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन तेरी मौत जरूर आ गई है, क्योंकि तू हमारे खिलाफ है वो खड़ा हो गया है। और जोर से पुकार कर बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर और तीनों की आवाज़ देता है वो तीनों, और अचानक तीनों हाजिर होते हैं, जो कि तीनों सिपाही हैं, और एक साथ बोलते हैं, हुक्म रावलोद जी, यानी आप हमें आदेश दीजिए। गुमान सिंह सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़ें, लातें, घूंसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार कर इसका कचूमर निकाल दो। यानी वो उसे आदेश देता है कि इनको बुरी तरह से मारो पीटो। बीरबल बाहर से एक सिपाही है वो कहता है, चलो सिपाहियों निकाल लो अपने हाथों पाँवों की वट यानी अपने सलवटे निकाल दो, यानी पूरी तरह से आराम से खुले तौर पे उसको मारो। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, बूट यानी जूता, कोई पीठ पर घूसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है, थोड़ी देर ये मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं, यानी सभी लोग उसको मारते हैं, वो पीटता है, चिल्लाता है, बेचारा रोता है, और उसके पाँव पर सिपाही भी खड़े होता है। आगे उसके पाँव जख्मी और ऐसी स्थिति में उसे दर्द देते समय भी सिपाहियों को दया नहीं आती, उसके पाँव पे खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चीखता है, गुमान सिंह और सिपाही जोर से हंसते हैं। जब वो दर्द से चिल्लाता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। उसे इतनी यातना दी गई है कि पहले ही उसे इतना मारा पीटा गया कि उसके शरीर के अंगों से रक्त बह रहा था और ऊपर से मिर्ची भी उसके अंगों में भरी हुई थी, जिसके कारण उसका दर्द है वो बढ़ा हुआ था, और अब और उसको मारा पीटा गया था, जिसके कारण वो मार को सहन करता हुआ बेहोश हो जाता है। अब गुमान सिंह क्या कहता है, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीट कर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। यहाँ रंगमंच नाटक चल रहा है एक तरह से। इसी समय जेलर दरवाजे से आता है, वह सागर की ओर देखता है। जेलर जो है वो आता है और सागर की तरफ देखता है। गुमान, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, वो सजा दूंगा कि ये, यानी अभी भी गुमान सिंह का गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ, और जैसे जेलर अंदर आता है तो वो कहता है कि अभी मरा नहीं है, अभी तो इसे बहुत बुरी तरह मैं मारूंगा। जेलर बीच में बात काट कर, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। अब जेलर भी जो कनिदान है, जेलर का नाम है, वो भी अपनी चला रहा है एक तरह से। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं, यानी वो सागरमल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, नीति अर्थात नैतिकता के आधार पर, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप भी यानी हमारे दोनों काम हो जाए, कि हमारा काम भी निकल जाए और लाठी भी न टूटे, यानी हम भी निर्दोष साबित हो जाएं। तो यहाँ पर ये मुहावरा आ गया कि सांप भी मर जाना और लाठी का भी न टूटना, अर्थात काम भी हो जाना और दोष भी नहीं लगना।
गुमान असमंजस में, आपकी बात मैं समझा नहीं। जेलर कोई बात नहीं, समय आने पर समझा दूंगा, अब आप जाइए। यानी कणिदान है वो गुमान सिंह को भेजता है, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बातें करनी है। गुमान जाते जाते, मेरी जरूरत पड़े तो बुलवा लेना। जेलर जरूर, और हाँ, गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। अब ठंडा पानी वो मांग रहा है। जाते हुए, ठीक। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज, नब्ज यानी नस देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है और धीरे धीरे कराता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर अपनी खिचड़ी पका रहा है और सहानुभूति से सागरमल को बोलता है, सागरमल, सागर कराते हुए जी, कराता यानी दर्द से तकलीफ झेलते हुए बोलता है जी। जेलर, सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम रखना यानी दया खा कि तुझे बार बार मारा पीटा जा रहा है, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। अब यहाँ पर जो जेलर है वो भी अपनी चाल चल रहा है और उसे सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर रहा है ताकि सागरमल उसके सामने अपने आप को बता दे या अपने उसके ऊपर जो है माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दे एक तरह से, तो उसको सहानुभूति बटरने का प्रयास कर रहा है। सागर, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों की सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। लेकिन सागरमल समझ जाता है कि वो उसे जानबूझकर सहानुभूति दिखा रहा है। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो? सागर, दुख भरी मुस्कान, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, यानी हमें आज़ादी चाहिए। जेलर प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ, यानी तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। सागर बात समझ कर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे आज़ादी मेरी नहीं बल्कि मुझे भारत माता की आज़ादी चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। तेरी सांसों का सूर्य अस्त हो जाना यानी तुझे मृत्यु आ जाएगी। ये भी क्या है, मुहावरा ही है कि सांसों का सूर्य अस्त हो जाना, ठीक है। तो तेरी सांसों का सूर्य अर्थात तू जरूर मर जाएगा। सागरमल उठने का प्रयास करता है। जेलर सहारा देकर उसे खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों की हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात सागरमल ये कहता है कि अगर मेरे प्राणों का अंत हो जाए तो मुझे भारत माँ की स्वतंत्रता मंजूर है, लेकिन मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। जेलर, पर सागर जरा सोच, अगर ये स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार, यानी तुझे आज़ादी मिल जाएगी लेकिन तेरा घर, तेरा परिवार तो विवश हो जाएगा क्योंकि तू नहीं रहेगा। तो सागर हल्की हंसी के साथ मुस्कुराते हुए, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। जेलर साहब, वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं संसार सजाते हैं। अब यहाँ पे सागरमल गोपा के ऊपर स्वतंत्रता की धुन चढ़ी हुई है और वो आज़ादी का दीवाना है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने घर परिवार को कुछ हल्के में लेता हुआ कहता है कि हम स्वतंत्रता के दीवाने, हम संसार को कुछ लेने नहीं बल्कि देने आते हैं, और मेरा जीवन अगर देश की स्वतंत्रता के लिए ख़त्म हो जाए तो मैं इससे खुश हूँ। यानी वो एक तरह से त्याग की बात कर रहा है यहाँ पर कि सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं संसार को सजाते हैं। यानी जो सच्चे सपूत होते हैं वो सिर्फ एक घर को देखकर नहीं, वो भारत माता के सपूत है तो भारत माता की खुशी को ढूंढते हैं। जेलर, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो, यानी तुम लगातार लड़ रहे हो, सालों से लड़ रहे हो, लेकिन आज़ादी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? सागर, तो क्या हो जाएगा? हम तो ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है, कि हमें पता है कि आज़ादी एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता तो सालों से चलती है, जो प्रयास है वो लगातार चलते हैं और ऐसे में ये एक लंबा सफ़र है, ये भी मैं जानता हूँ। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। मशाल यानी ज्योति, ठीक है।
तो प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं, अर्थात मैं तो अपने प्राण न्यौछावर करने के बारे में सोचता हूँ और मैं एक क्रांतिकारी बनकर इस राह पर निकल पड़ा हूँ। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है, अर्थात हम कहाँ तक जाएंगे ये हमें पता नहीं है कि कौन जानता है। जेलर, और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो, अर्थात तेरी मृत्यु हो गई तो, तू मर गया तो। सागरमल, तो ये मशाल हम किसी और के हाथों सौंप कर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे, अर्थात हम किसी और को, यानी जो भी उत्तराधिकारी जो इस स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, हम अपनी जो इच्छा या क्रांति का जो बिगुल है उसके हाथों में सौंप देंगे और हम भारत माता की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। तब आगे जेलर उससे कहता है कि पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है, यानी जान है तो जहान है, जहान यानी ये संसार। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रह सकेगी, अर्थात यहाँ पे इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हर कोई इस जो क्रांतिकारी है व्यवस्था को दबाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में तुझे लगता है कि तुझ जैसे कमतर लोग हैं इस मशाल को जीवित या जलती हुई रख सकेंगे। तब सागरमल ये कहता है वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों से बुझ जाए, यानी ऐसी ज्योति, ऐसी मशाल किस काम की अगर वो तूफानों से यानी डर से घबरा जाए, फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। अगर मैं मर भी जाऊंगा, अर्थात मैंने जो ठाना है, मेरा जो लक्ष्य जो मैंने सोचा है, और ऐसे में अगर मुझे मृत्यु प्राप्त हो गई तो क्या हुआ, हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी, यानी कि मैं जाते जाते भी ऐसे अनेक क्रांतिकारियों को अपनी मिसाल देकर ऐसी अनेक क्रांतिकारियों को मैं क्रांति का बिगुल बजाकर उन्हें एक तरह से जागृत करके जाऊंगा। प्रज्वलित करना, जलाना, ठीक है। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही है, यानी ज्योति जो हम जलाते हैं वो कभी ना कभी तो बुझती है, अर्थात यहाँ पर कि शरीर है वो कभी न कभी तो सबका नष्ट होगा, चाहे जल्दी हो या देर से, फिर बुझने का क्या डर, अर्थात मौत से क्या घबराना, कि मरना तो सभी को है और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, तो मैं जल्दी मरूं या देर से मरूं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, अर्थात मैं राष्ट्र अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जेलर, पर सागर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले, कि तू जो लड़ रहा है तू तो अकेला है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए सभी प्रयास करते हैं और ये अंग्रेजी शासन की बात भी हो रही है और जो सामंती व्यवस्था है उसके बारे में भी बात हो रही है। तो मौत की बात, यानी तू तो मर जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर आज़ादी मिलती है भी तो तू देख नहीं पाएगा। सागर बीच में बात काट कर, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा, वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपका ये गद्य खंड कि इसके अंदर ये आता है बहुत बार। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा, वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। यानी सागरमल ये गोपा ये कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, मैं भारत माता की भूमि के लिए लड़ रहा हूँ, भारत भूमि के लिए लड़ रहा हूँ, आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो ये कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है, यानी जो लक्ष्य लेकर चलता है आम के बाग के समान, यानी बगीचे में अगर आम लगाए जाए तो उसे जानता है कि आम के पेड़ को उगने में समय लगता है, अचानक यूँ नहीं कि एक दिन बोया और दूसरे दिन पेड़ खड़ा हो गया, बल्कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। और कई बार हम पेड़ लगाते हैं तो हमें पता होता है कि वो पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होगा, उसे बरसों लगेंगे और उसके बाद उसके ऊपर फल आएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में लगाने वाला मर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ अपना फल देना छोड़ देगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि मैंने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया है और मैं जानता हूँ कि आज़ादी एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि मेरे साथ मैं मर भी गया तो
दूसरे उस अमृत फल को यानी उस आज़ादी के साथ लड़ेंगे, वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींच कर ये अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। यानी वह अपने प्राण बोकर, यानी मैंने भी इस क्रांति के भूगोल में अपने प्राणों को बलिदान देने के बारे में सोच लिया है। भले ही मुझे इसका फल ना मिले, लेकिन भारत की अन्य पीढ़ियों को इसका फल मिलेगा। अर्थात भारत माता जब भी आज़ाद होगी तो दूसरी पीढ़ियां तो स्वतंत्रता का आनंद ले पाएगी, भले ही मैं इसका आनंद न ले पाऊँ। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। वो कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है और इसीलिए हर व्यक्ति है वो लड़ रहा है। और वो दूसरा उदाहरण देता है, भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। भागीरथ, राजा भागीरथ, जिन्होंने शिव जी का तप किया था, भगवान का तप किया था, और यहाँ पर उस तप में भागीरथ का उदाहरण दिया गया है। राजा भागीरथ जिन्होंने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी और उसके बाद ईश्वर उन पर प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने गंगा, स्वर्ग से अवतरित जो है गंगा की मांग की थी कि धरती पर गंगा लाएं। तो ऐसे में कि भागीरथ के प्रयास से जो धरती पर गंगा आई थी, तो गंगा का जल केवल भागीरथ को नहीं पीना था, उन्होंने तो समस्त भारतीय वासियों के लिए, समस्त मातृभूमि के जो लोग थे उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है गंगा को मांगा था। तो ऐसी स्थिति में भागीरथ का खुद का स्वार्थ नहीं था, तो भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। यानी आज भी हम गंगा का जल पीते हैं, पवित्र गंगा जल, और युगों तक हम ना रहेंगे तब भी उस गंगा जल में, गंगा का जो जल है और उस गंगा जल से लोग हैं अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, अपने पाप है उस गंगा के अंदर धोते रहेंगे। अर्थात गंगा जो नदी है वो अवतरित हो गई, वो नष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर भागीरथ प्रयत्न की भी बात की गई है कि भागीरथ ने किस प्रकार से प्रयत्न करके अंत में जो है स्वर्ग से धरती पर गंगा ले आए थे। तो यहाँ पर भी यही है कि स्वतंत्रता सेनानी भी अगर लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन हमें स्वतंत्रता अवश्य मिल जाएगी। इसके लिए वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त मातृभूमि के लिए ये प्रयास है वो कर रहा है। जेलर, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। कि भागीरथ तो राजा भी था और तपस्या की थी, तो उसका तो नाम अमर हो गया, लेकिन तुझे तो इसी काल कोठरी में घुट घुट कर मार दिया जाएगा और तेरा नाम तो यहीं दब जाएगा। सागरमल कहता है, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने। यानी जब भवन बनाए जाते हैं तो नींव में अनेक पत्थर भरे जाते हैं, तो नींव के पत्थर की कोई पहचान नहीं होती। तो वो यही बात कहता है, उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है कि उसके ऊपर, क्योंकि नींव मजबूत होती है तो भवन लंबे समय तक टिकता है, तो उसके ऊपर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। यानी मैं भी एक नींव के पत्थर की तरह करूँगा और उसके बाद जो स्वतंत्रता मिलेगी वो सभी ऐसे लोग जो नींव के पत्थर बने हुए हैं तो उन सबके योगदान को भी नकारा नहीं जाएगा। भले ही मेरा अस्तित्व उजागर ना हो, लेकिन मेरा योगदान मैंने मातृभूमि के लिए दिया है तो वो हमेशा रह जाएगा। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व तो हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है कि कीर्ति स्तंभ जो एक तरह से बाहर जो दिखाई दे रहा है और जो कंगूरे हैं जो दिखाई देते हैं, भले वो बाहर से सुंदर दिखें, लेकिन नींव के पत्थर का महत्व है क्योंकि जो भवन है वो मजबूती के साथ इसी नींव के पत्थर के ऊपर खड़ा रहता है। जेलर, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है कि कई बार लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें नाम मिले उनका। सागर हल्की हंसी के साथ, जेलर साहब बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनका यशोगीत गाए। कि जब ये ऋतु की बात की जा रही कि बसंत जब आता है तो जो है पीले पत्ते झड़ जाते हैं, तो झड़ जाते हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो गया। वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे पत्ते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कभी इन पीले पत्तों ने पेड़ की शोभा को बढ़ाया था, लेकिन आज वो नष्ट हो गए, झड़ गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये चाहते हैं कि उनकी यशोगीत गाया जाए, उनका यशोगान किया जाए, बल्कि वो तो चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं। तो यहाँ पर सागरमल ये कहता है कि मैं भी जो मेरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा यशोगान गाए, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी प्रशंसा गीत गाए, बल्कि मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मैं तो धरती माँ की गोद में समा जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे मरने के बाद दूसरे लोग हैं मेरी जगह आएंगे और वो इसके लिए प्रयास करेंगे। जेलर, फिर भी सागर जीवन
मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। यानी तुझे मानव जीवन मिला है 84 लाख योनियाँ। ये हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन हमें जब मिलता है तो उससे पहले हमें हमारे पाप कर्मों के कारण अनेक योनियों से गुजरना पड़ता है, अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके हमें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है। तो वो सागरमल गुफा से जेलर कर्णिदान कहता है कि इतना मुश्किल से तुझे ये मानव जीवन मिला है, उसे यूँ नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के कि तू उसे यूँ ही मर जाएगा, ऐसे ही नष्ट कर देगा। सागर यज्ञ की आहुति देने वाला ये नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती है। यानी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं ये नहीं देखता कि इसका क्या असर होगा, उठती भी है या नहीं, कि दूसरे क्रांतिकारी पैदा होते भी हैं या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है कि मैं तो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। जेलर, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी। पूर्णाहुति यानी यज्ञ जब समाप्त होता है तो अंत में उसकी समाप्ति के लिए जो है अंतिम पूर्णाहुति होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि तू मर जाएगा या तूने जो प्रयास किया तेरे बाद ही तुझे स्वतंत्रता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सागरमल कहता है आगे, जेलर साहब जैसे एक बीज गलकर सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। कि मैं भी अकेला ही सही, लेकिन मैं अगर मेरे प्राण चले भी गए राष्ट्रभूमि के लिए तो मेरे जैसे दूसरे लोग अनेक पैदा हो जाएंगे। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति ना हो, भले कि मेरे मरने के बाद भले स्वतंत्रता ना मिले, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही। अर्थात स्वतंत्रता की जो ज्योति है वो एक बार अगर छिड़ गई है तो वो जलती रहेगी, दूसरे लोग उसका प्रयास करते रहेंगे। मेरे प्राणों का दीप भले ही बुझ जाए, कि भले ही मैं मर जाऊं, मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, लेकिन मेरे मरने के बाद उसी समय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लेकिन अंत में कभी न कभी तो स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी, यानी प्रयास जारी रहेंगे। जेलर, पर सागर तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा, यानी तुम्हें मार दिया जाएगा, उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा, कि तुमने जो प्रयास किए हैं उसे भी नहीं लाया जाएगा बाहर। सागर, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। अर्थात आग बुझकर भी, यानी जहाँ आग यानी जो प्रयास है वो प्रयास कहीं न कहीं अपना जो है निशान छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा कि आग बुझकर, जिस प्रकार आग अगर बुझ भी जाती है तो थोड़े समय तक आसपास गर्मी रहती है, तो उसका कि उससे कहीं लपट कर फिर आग जल सकती है। तो कई बार अगर उसमें तिनके या सूखा कचरा भी गिर जाए तो पुनः आग जल जाती है। तो ठीक यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मेरा प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब जुनून की बातें हैं। जेलर कर्णिदान कहता है तुम यहाँ परकोटे में कैद हो। परकोटा यानी चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों में जो जेल है बनी हुई है, वहाँ पे तुम कैद हो। यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। यहाँ पे तुम जो स्वतंत्रता की बातें कर रहे हो यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला है। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा, कि तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुन पाएगा। तुम्हारे जो सपने तुम यहाँ देख रहे हो वो यहीं पे दफन कर दिए जाएंगे। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी, यानी तुम्हें यहीं पे मार कर यहीं पे दफना दिया जाएगा। तुम्हारे अस्तित्व को भी यहीं पे नष्ट करके गुमनाम कर दिया जाएगा। सागर हंसकर, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घूटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी। ये भी आपका गद्यांश है, वो महत्वपूर्ण है कि आवाज़ कभी मरती नहीं, और अगर मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। सोच कर फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। यानी वो कह रहा है कि भले ही यहाँ पर मेरे अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जो मेरे प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, और यहाँ पे मुझे मार भी दिया जाएगा तो भी मेरे क्रांतिकारी प्रयासों से जनता मेरे साथ है, वो धीरे धीरे जनता की आवाज़ बन जाएगी। जनता इसके लिए प्रयास करेगी, और अगर एक साथ जुनून सब में आ जाए तो उस जुनून को दबाया नहीं जा सकता। और फिर वो कहता है कि शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब। लुप्त गंगा यानी कभी कभी ऐसी जो नदियां हैं जो
जिनके स्रोत हैं वो धरती के नीचे बहते हैं और अगर वहाँ से खोद दिया जाए तो कहीं पे भी धरातल पे पानी निकल आता है। तो वो ये कहता है कि क्रांतिकारियों का जीवन तो ऐसा ही होता है। तो वो तो लुप्त गंगा की तरह होते हैं जेलर साहब, जो कहीं भी, यानी ये जरूरी नहीं कि मैं जैसलमेर में ही प्रयास कर रहा हूँ तो जैसलमेर में ही मैं क्रांतिकारी, बल्कि भारत देश इतना बड़ा है तो कहीं से भी क्रांतिकारी पैदा होकर बाहर निकलेंगे और इस क्रांति के बिगुल को बजाएंगे, इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे। जहाँ देश में जहाँ जगह जगह ऐसी अत्याचारी व्यवस्था है वहाँ पर दूसरे कई क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा नहीं बांध सकता। यानी ये एक सोच है, और सोच कैसी है? क्रांति की सोच है, कुछ कर गुजरने की सोच है, स्वतंत्रता की सोच है, मातृभूमि के लिए लड़ने की सोच है, और सोच को कोई बदल नहीं सकता। मैं मर भी गया तो मेरी सोच, जो मैंने क्रांति का बिगुल बजाया, वो जनता के दिमाग के अंदर जाएगा और ऐसे में हर कोई इसके लिए प्रयास करेगा। और जो सच्चा क्रांतिकारी है वो इसके लिए खिलाफ है, इस व्यवस्था के खिलाफ है, वो उठ खड़ा होगा। जेलर, ये सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा है तुम कितने स्वार्थी हो? वो उसे एक तरह से सहानुभूति लेकर उसे अपनी तरफ कोशिश कर रहा है खींचने की। तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है कि तुम्हारे परिवार वाले भी दुखी हैं। जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए, कि तुम्हारा पिता मर गए दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए। तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न उड़ जाए, पता नहीं कब उड़ जाए। यानी तुम्हारी बूढ़ी माँ भी मरने वाली है और वो भी तुम्हारे लिए रट लगाती है, गोपा गोपा करती है। तुम्हारे भाई कितने दुखी है, यानी उसके परिवार को राजा के परिवार, मारावल के परिवार के द्वारा दुख दिया जा रहा है। सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है, यानी तुम्हारे पत्नी है वो भी दुखी है, उसके साथ में संतान भी नहीं है तुम्हारे। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? यानी तुम अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो? जेलर साहब, थोड़ा दुखी होकर मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ, कि मुझे दोनों नज़र आ रहे हैं, परिवार भी नज़र आ रहा है और देश की जनता भी नज़र आ रही है। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, कि मुझे मेरे परिवार के लिए दुख होता है लेकिन मेरी मातृभूमि मेरी माँ की माँ है। देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। यानी उसके अंदर कहने का तात्पर्य है कि सागरमल गोपा के अंदर राष्ट्रीय प्रेम इतना ज़्यादा प्रबल है कि उसे अपने परिवार का दुख है वो छोटा नजर आता है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके तो मैं अपने परिवार की हर करा हर आंसू सहने को तैयार हूँ। कि अगर मेरे इस प्रयास से भारत माता को सुख मिले, स्वतंत्रता मिले, मुस्कान मिले तो मैं अपने परिवार, मेरा परिवार भी इसके लिए बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। तब जेलर उसे कहता है कि देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता हैं, हम सबको पालने वाले हैं, उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो।